आइए मैं आवाज़ देता हूँ जयपुर से पधारे अपने बड़े भाई बाबूलाल ढींगिया जी को इन पंक्तियों के साथ कि नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, तब जवानी के बड़े दिन याद आते हैं। नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, तब जवानी के बड़े दिन याद आते हैं। हो गए बूढ़े मसूड़े ही बचे मुंह में, पिलपिले अमरूद ही अब तो सुहाते हैं। पिलपिले अमरूद ही अब तो सुहाते हैं। आए बाबूलाल ढींगिया जिससे आप खूब करते हैं, सुने खूब आनंद लें, आनंद विभोर हो जाएं। आए बाबूलाल ढींगिया जी। भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, इधर इन सीटियन पर बैठे गद्दीन के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। वाह वाह वाह। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब, गांव से निकला हूँ। भाई विनोद राज योगी ने मुझे बैठे को उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। एक बात और बता रहा हूँ साहब, मुझे यहाँ पूरा हिंदुस्तान नज़र आ रहा है आज। उधर को हरियाणा, इधर को राजस्थान, ठीक मेरे सामने लंका नज़र आ रही है। देखो ये रावण जी परे हैं, बगल में कुंभकर्ण जी रहे हैं। मैं विभीषण हूँ, लंका से निकाल दिया हूँ, आप राम के चरणों में आया हूँ। भाई मेरा सम्मान रखना। नारी संस्कार के ऊपर कुछ मेरी सरकार प्रचार कर रही है साहब। मैं नारी का सम्मान, मेरी नारी मेरा कभी सम्मान नहीं करती है, मैं ज़रूर उसका हाथ जोड़ के सम्मान करता हूँ। सम्मान इसलिए करता हूँ, मैंने मेरी धर्मपत्नी से कहा, मैंने कहा भाई तू अच्छे घर की बेटी है, अच्छे घर में आई है, अरे इसमें थोड़ी सिंदूर अपनी मांग में भरा कर। तो घरबारी बोले जी मांग किस पे भरूँ? सिंदूर, सिंदूर का बड़ा गर्व होता है, मैं कौन पे गर्व करूँ। लेकिन साहब आज उसने मेरा सम्मान किया। जब मैं घर से चला तो कुछ पैसों की खेरी लेकर के मेरे जेब में डाल दी और बोली खर्च मत करना, पड़े रहने देना, वक्त पे वक्त पर काम आएगी। आंधी तूफान चला, अरे खेरीज बच जाएगी, तू नहीं उड़ पाएगा, कम से कम ये खेरीज तो बच जाएगी। मैं वो कवि हूँ साहब, आपको हकीकत बता रहा हूँ, मात्र 5वीं पास पढ़ा हुआ कवि हूँ, 5वीं पास। और ये जो कवि हैं ना बड़े विद्वान कवि हैं साहब। मैं 5वीं पास कवि हूँ, कोई अल्फाज मेरे से ऐसे निकल जाए तो आप माफ़ कर देना। ये विद्वान कवि हैं, डिग्री शुदा हैं, कोई BA BEd है, कोई STC है। तो साहब पढ़ लिख के ने कोई तीर तो मारना लियो कर कपताई रे भाई, मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। और एक बात और बताऊँ, आज जब मैं सुबह मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश। बोल ठीक है चले जाना, पर थोड़ा सा डिनर कर जाना। वो मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली शाम को इधर या तो है ही, और खास कर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था इसमें कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप देंगे। भाई साहब हुए बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले आजा बाबा मेरे पहिया के नीचे, तो आज स्वर्ग पहुँचा दूँ। मैंने साहब कंडक्टर से कहा, मैंने ड्राइवर से कहा, मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोल बुढ़े क्यों झूठ बोलता है, कहाँ है इसके 64 दांत? मैंने कहा मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे। अरे भाई साहब ये अनिल बेदर्ग जी उस बस में बैठे थे, ये भी उसी बस में बैठे थे। मैं जैसे ही बस में बैठा, मैंने कहा अनिल जी पैर से विकलांग हूँ, तो आप थोड़ा हट जाओ, मुझे बैठ जान दो। बोल पीछे जा। एक पीछे वाले से कहा, बोला आगे जा भाई साहब, आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए पर किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से को मेरे देख रहा था, और बोला बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खा लिए, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 10 मिनट बाद रुकी। कारी पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब 1 मिनट बस में खड़ी हुई। अनिल जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं हटता हूँ, मैं एक जगह पर बैठ जाऊँगा। मैंने कहा अरे बुढ़ापे हमारी भीड़, तो बाबा आगे जा।
बाबा पीछे जा, लेकिन वो किसी के पास नहीं बैठी साहब, और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। सर हंसने की कोई बात नहीं है, अपनी अपनी है, किस्मत का खेल होता है। भाई साहब मैं भरतपुर बस अड्डे पर आया, एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोले चाय पीऊँगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है, अगर लेना तो मेरे से 5 रुपये। बोला भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। भाई जी अनिल जी उसी बस में थे, मैंने तुरंत अनिल जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने अनिल जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बोल बाबूजी। मैंने कहा बोल क्या बात है? बोले ही खुद ही भिखारी से लग रहे हो, हमको क्या दे रहे लीजिए। भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ शिकोबाद में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटियाँ बाग लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अब साहब सोचो इस उम्र का फोटो कोई मांग है, तो मैंने कहा बेटा मेरा फोटो ले जाकर आप क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रोते हैं, तेरा फोटो बताएंगे, रो मत। नहीं हुआ। भाई साहब जब मैं ठीक आपकी इस बस्ती में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने ज़रूर देखा। बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैंने राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई साहब यहाँ गिरोर में आया हूँ। बोले क्यों? मैंने आज कब सम्मेलन है, कब तक पढ़नी है? बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ मैं कभी हूँ। बोले यार आप कैसे कभी हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैंने साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा आप विश्वास करो। अरे मैं साहब मैं बीमार। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो। आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं ना है तो चेक क्या कराऊंगा? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से घरवाली आई है उस दिन से लो चल रहा है। फिर भी डॉक्टर साहब नहीं माने। साहब सिरंज उठाई मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है? बोला आप में खून ही नहीं मिला है। तो मैंने डॉक्टर की सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई सज्जन यहाँ डॉक्टर हो तो आप ये ना समझें कि हमारे डॉक्टरों के ऊपर रचना पड़ रहा है। मैं सीधी सादी अपने जयपुर के उस ऐसे में अस्पताल की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम कल्लई की घड़ी, एक मरीज की अंतिम कल्लई की घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? अरे मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं क्या? और मेरे भाई साहब अनिल जी, योगी जी यहाँ बैठे थे, कुछ गधे गधे की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था गधे। भाई साहब आप गधे को इतना नीचा ना समझें, गधे बहुत बड़ी हस्ती है। एक दिन मैं अपने कमरे में कर रहा था भजन और भगवान से लगी हुई थी लगन में। कह रहा था भगवान मर जाऊं और मरकर तेरी सेवा में आऊं तो मुझे मानव देही मत देना। भगवान मर जाऊं मरकर तेरी सेवा में आऊं तो मुझे मानव देही मत देना। तो मेरे भजन को मेरे पड़ोसी सुन रहे और बोले लाला तो आप किस देही की फिर रहे हो माला? मैंने कहा भैया ईश्वर हो जाए फिदा। तो मैं कहता हूँ ये भगवान मरने के बाद मुझे भी बनाना गधा। गधे का नाम सुन मेरे मित्र को हंसी आई और बोले यार गधा तो मिट्टी ढोते हैं, गधा जंगल की घास खाते हैं। मैंने कहा हाँ भैया गधा मिट्टी ढोते हैं, गधा जंगल की घास खाते हैं, पर गधे अनिल की तरह आंखों पे चश्मे तो नहीं लगाते हैं। गधे अनिल की तरह आंखों पर चश्मे नहीं लगाते। बहुत दिन पहले मेरा भी एक मित्र था गधा,
जिसको मैं नहीं मेरे गुरुजी तक कहते गधा। जब हम दोनों एक क्लास में हुए भर्ती तो मेरे मित्र गधा पर 2 सही 3/5 की भन नहीं मिटती। आज वो गधा संसद में बैठता है, आज वो गधा संसद में बैठता है और कानून बनाता है। और जब इन योग्यताधारियों के पीछे पड़ता है तो ये बेचारे योग्यताधारी चकराते हैं। इसलिए अनिल जी, हम भी मरने के बाद गधे का ही जन्म मांगते हैं, हम भी मरने का। और भाई साहब बहुत अच्छे हैं, थे और अब भी हैं। मैं कुछ कह रहे थे, मेरे समझ में बात नहीं आता। एक बार इन्होंने कहा यार हमने बुद्धि उतना ही समझ में आएगा। जी हाँ, बुद्धि तो थी पर आदि आपने तो ले ली। इनकी धर्मपत्नी से कहा, बोले मैं भरतपुर जा रहा हूँ, भरतपुर जिसको लोहागढ़ कहते हैं। बोले ठीक है, आप चाह रहे हो मैं भी चलूँगी, मैं भी उस जसवंत नगर को देख के आऊँगी। तो इन्होंने कहा चलो। तो ये अब मैं भरतपुर राजस्थान देखने चल गए था। इनका छोटा जो बच्चा था वो भी इनके 2-2.5-3 साल का था। जब ये भरतपुर पहुँचे, जब ये भरतपुर के किले के बाजार है वहाँ घूमने लगे तो इनका बच्चा रोने लगा और इनसे कहने लगा, हाँ पापा कुछ हमें दिला दो, हमें दिला दो। तो ये बोले बेटा क्या लेगा? बोल पापा मैं बिस्कुट लूँगा। अरे बोल कम वक्त, हमारे गुरैर में क्या बिस्कुटों की कमी है? आप वहाँ से लेना। कि नहीं बिस्कुट लूँगा। तो बच्चा रोने लगा साहब। इनकी धर्मपत्नी ने इनको समझाया, बोले ये बच्चा है, इसको बिस्कुट दिला दो। तो उसको बिस्कुट दिला दी साहब। अब बच्चा बड़े प्रेम से बिस्कुट खाने लगा और बिस्कुट खाते खाते उनके हाथ से बिस्कुट गिर गई। वो बच्चा उन्हें उठाने लगा तो इनकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, बोल बेटा क्या कर रहा है? बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई, उसको उठा रहा हूँ। बोल नहीं बेटे, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरी और ले लेंगे। बच्चा इनका समझदार है साहब, बिस्कुट वहीं पटक दी। आगे चल के जैसे ही हमारे भरतपुर के किले की सीढ़ियों को चढ़ने लगे तो योगी जी को ठोकर लगी और योगी जी तुरंत गिरे। इनकी धर्मपत्नी इनको उठाने लगी, बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, उनको उठा रही हूँ। बोल नहीं मम्मी, गिरी हुई वस्तु नहीं उठानी चाहिए। नहीं मम्मी, गिरी हुई वस्तु नहीं उठानी चाहिए। अगर तुम्हें पापा की आवश्यकता है तो राजस्थान से दूसरा और ले चलेंगे।